everyone. That's the lecture of chemistry for class 12th. Today we are going to start our fourth chapter, that is chemical kinetics. Then what is chemical kinetics? It is the branch of physical chemistry. ये physical chemistry की वो branch है that deals with, जो deal करती है three things से. First is rate of reaction. ठीक है, कि जो reaction है, कोई भी reaction हो रही है तो वो किस रेट से हो रही है. ठीक है, कोई भी रिएक्शन किस रेट से हो रही है. सेकेंडली इज़ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि जैसे कि कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है. ओके. एंड थर्ड इज़ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, की जो रिएक्शन है वो किस टाइप से हो रही है. ठीक है, उसकी स्पीड, उसकी काइनेटिक्स, उसकी जो काइनेटिक्स मीनिंग इज मोशन. ठीक है, कि उसकी स्पीड कैसे, उसकी मोशन किस टाइप की है. ओके. ये जो केमिकल काइनेटिक्स है इन चीज़ों से डील करती है. ओके. देन फर्स्टली इज रेट, कि जो रेट है वो क्या होता है. रेट इज चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, चेंज ऑफ किसी भी क्वांटिटी में चेंज हो, आइदर कंसंट्रेशन, आइदर टेम्परेचर और प्रेशर. ओके. किसी भी क्वांटिटी में चेंज हो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट. ओके. देन नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि जो भी रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर में चेंज हो जाना. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके. और हमेशा क्या होएगा, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होएगा, ठीक है, ये क्या हमारा रिएक्टेंट है और इससे क्या बना, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. ठीक है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा. समझ आए. तो जितनी तेज़ी से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी, ठीक है, और जितनी तेज़ी से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, ठीक है, उतनी तेज़ी से जो रिएक्शन है वो होगी. ठीक है, उतनी जल्दी वो रिएक्शन होएगी. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. हम एक्वस मीडियम में एक और बात आपको जो याद रखनी है, कि जो एक्वस मीडियम है उसमें हमेशा क्या होगा, कि जो कंसंट्रेशन है यहाँ, कि जो वहाँ पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होना स्टार्ट होएगी जब, और जब प्रोडक्ट फॉर्म होएगा, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होएगी. ठीक है, वो ये दोनों चीज़ें होंगी स्लोली. ठीक है, धीरे धीरे होंगी. लेकिन ये कंसंट्रेशन की बात हम कब करेंगे, एक्वस मीडियम के अंदर. लेकिन जब गैसेस मीडियम होएगा ना, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों गैसेस फॉर्म में होंगे, तो उसमें क्या होएगा, उसमें हम प्रेशर की बात करेंगे, बिकॉज गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे, दोनों के दोनों गैसेस फॉर्म में होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि प्रेशर कितना कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ. ठीक है. ओके. अब हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी भी, कोई भी रिएक्शन हमें दे दी एग्जामिनर ने और हमने उसी रिएक्शन का रेट निकाल दिया. ऐसा नहीं होगा, हमें पार्टिकुलर रिएक्शंस का ही रेट निकालना पड़ता है. ओके. जैसे कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. इट मीन्स जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाती है. ठीक है, लाइक माइक्रो सेकेंड, इतना बिल्कुल उनमें टाइम ही नहीं लगता उनको होने में. जैसे कि आयनिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया. जो सोडियम क्लोराइड है उसमें जो सोडियम के आयंस होते हैं. ठीक है, किस फॉर्म में होता है ये, जो भी घर पे हम जो भी सॉल्ट यूज़ करते हैं उसमें वो जो सोडियम और जो क्लोराइड है वो आयंस की फॉर्म में होते हैं, बट वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ. ओके. सॉलिड फॉर्म में भी वो किस फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं. तो जो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन है वो विथ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाते हैं. मीन्स बहुत जल्दी हो जाती है. कितने टाइम पीरियड की स्पीड से,
10⁻⁻6 सेकेंड, जो बहुत कम टाइम है, ठीक है, इतनी जल्दी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जब ये रिएक्शन होएगी तो जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, वो तो PPT की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, उस बीकर के अंदर, और जो सोडियम नाइट्रेट है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें ओनली आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ओनली आयन एक्सचेंज होते हैं, कोई ब्रेकिंग या मेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमें इस टाइप की रिएक्शंस के रेट को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम इनका जो रेट, अगर हम रेट डिटरमाइन करने लग जाएं तो हम इसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पढ़ने का, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं है। सेकंड कौन सी है रेट, कौन सी रिएक्शन होती है, वेरी स्लो, जो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड में होती है, ठीक है, जैसे कंप्लीट इन वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना बहुत टाइम में होता है ना ये, ठीक है। तो इसलिए इसकी भी कोई सेंस नहीं बनती कि इसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन, हम इस रिएक्शन की रेट निकालें, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, ओके। तो ये इसका इंडस्ट्रियल तो बेनिफिट है, बट इसका रेट वगैरह निकालना हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनती, ओके। तो हमें कैसी रिएक्शन पढ़नी है, हमें ऐसी रिएक्शन पढ़नी है जो ना तो ज़्यादा जल्दी हो और ना बहुत ना तो बहुत फास्ट और ना वो ज़्यादा स्लो हो, ठीक है। हमें मॉडरेट लेवल की, बीच के लेवल की रिएक्शंस को पढ़ना है, और उन्हीं रिएक्शंस के हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मॉडरेट रिएक्शन कौन सी होती है, कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, ना जल्दी ना बहुत स्लो, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे कि मिल्क है, अगर आपने मिल्क को बहुत थोड़े टाइम के लिए अगर बाहर रख दिया फ्रिज से, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ना, और जो बैक्टीरिया क्या करेंगे उसको, जो मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया आने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो रिप्रोडक्शन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो मिल्क को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ये मीन्स इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं है और इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, सेकंड में हो जाती है, ओके। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें सारी की सारी कौन कौन सी रिएक्शन आएंगी, सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शन आएंगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें क्या होगा, मेकिंग, जो कोई भी बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है, या फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होगी, ठीक है। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व होगा इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, N2+3H2, हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया, इससे मिलके आपको पता है क्या बनता है, दैट इज़ अमोनिया, ठीक है। तो इसमें कैसे होएगा, जो नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो पहले क्या होएगा, पहले जो ये बॉन्ड है आपस में ब्रेक होएगा, ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जाके अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन से एक जो हाइड्रोजन है वो जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, 3H2। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग, ठीक है, या बॉन्ड फॉर्मेशन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो टाइम क्या है, बाउंडेड है, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करती है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है कि कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे बॉन्ड फॉर्म होएगा, ठीक है। तो हमें किस टाइप की रिएक्शन पढ़नी है कि जिसमें जो मॉडरेट लेवल की होती है। और एक और बात कि कोई भी इस चैप्टर में जो भी, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन भी होंगी, इरिवर्सिबल भी रिएक्शन होंगी, ठीक है, लेकिन हमें रेट फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी रिएक्शन है उसको रिवर्सिबल मान के, ठीक है, क्या करेंगे, हम उसका रेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रिवर्सिबल इट मीन्स हम उसको यूनिडायरेक्शनल मानेंगे, ओके, और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उसको फाइंड आउट करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन।
मेज़रमेंट, इसको मेज़र कैसे करते हैं, एंड डिपेंडेंस ऑन वेरियस फैक्टर, कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, लाइक रिएक्टेंट है, ठीक है, उससे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में ROR भी राइट कर सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें रिएक्टेंट के लिए फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, हमेशा क्या होएगा कि जो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट फॉर्म होएगा ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो हम कैसे राइट करेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। और अगर हमें प्रोडक्ट के लिए लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के लिए अगर हम मिला के लिखना चाहिए इन जनरल, तो हम कैसे लिखेंगे, मान लो हमने क्या लिया, R1 एंड P1 क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, ठीक है, कितने टाइम में, T1 टाइम में, ठीक है। और R2 एंड P2 क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है एट टाइम T2 में, ठीक है। तो इन जनरल अगर हमें चेंज इन कंसंट्रेशन देखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन देखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 एंड दैट इज कॉल्ड एज डेल R, ओके। एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 दैट इज कॉल्ड एज डेल P। एंड अगर हमें टाइम में चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल T, ठीक है। तो अगर हमें इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल R बाय डेल T इज इक्वल टू प्लस डेल P बाय डेल T। इसको ऐसे ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों राइट किया है यहाँ पे। जो नेगेटिव साइन है जस्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, आपको पता है ना ड्यूरिंग जब कोई भी रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती है। तो उस डिक्रीज़ के लिए हमने जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन शो किया है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों है, बिकॉज हमें पता है कि जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, ओके। जस्ट ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हमने क्यों राइट किए हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे कि एक रिएक्शन है PCl5, क्या फॉर्म हुआ, PCl3 एंड Cl2। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। डेल रिएक्टेंट क्या है हमारा, PCl5 बाय डेल T, ओके। देन इज इक्वल टू क्या आएगा प्रोडक्ट के लिए, पॉजिटिव साइन डेल PCl3 डेल T, और फिर इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए फिर से डेल Cl2 एंड डेल T। आप रेट ऑफ रिएक्शन ये सारी क्या है, इक्वल हैं। आप ओनली रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हो, आप किसी भी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं, ओके। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल जैसे कि हमारे पास दे रखा है ये रिएक्शन A प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट है, उससे क्या बना C प्लस D फॉर्म हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, नेगेटिव साइन डेल A ये साइन किसका होता है, ये साइन होता है कंसंट्रेशन का, ठीक है। कि हमने यहाँ पे क्या लिख रखी है, हमने कंसंट्रेशन ले रखी है A की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस डेल B विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ओके, इज इक्वल टू
पॉजिटिव साइन डेल C बाई डेल T इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन डेल D बाई डेल T। ओके, इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज रेट। क्या निकालना है हमें? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज रेट। एवरेज रेट भी वैसे ही निकलता है जैसे आप किसी भी, जैसे वेट दे रखा है और उसकी एवरेज निकालनी है। 10 स्टूडेंट का हमें वेट दे रखा है तो हम 10 स्टूडेंट का वेट लिखेंगे बाई कितना, क्या लिखेंगे 10, ठीक है। तो उससे क्या निकल आएगा? हमारा एवरेज निकल आएगा, ठीक है। ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन पे ही डिपेंड करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी पासेज ऑफ टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो थ्रू आउट जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होएगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी रिएक्शन है हमारी, तो हम एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट आप इसको डिफाइन कर सकते हो आर एवरेज से, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप कैसे निकालोगे? नेगेटिव डेल आर बाई डेल टी इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ग्राफ से समझे इसको, ये क्या है? रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टेम्परेचर, यहाँ पे T क्या है? 0 है। इस साइड हमने ले रखा है टेम्परेचर और इस साइड हमने ले रखा है कंसंट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे टाइम T1, यहाँ पे टाइम T2, ठीक है। तो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है? C1 एंड T2 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है? C2 है, ओके। अब अगर हमें फाइनाइट टाइम ऑफ इंटरवल में हमें क्या निकालना है? जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो चेंज हो जाती है, हमें पता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो C2 कंसंट्रेशन है वो क्या है? C1 से ज़्यादा, सॉरी C1 कंसंट्रेशन क्या होएगी? C2 से ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो फाइनाइट टाइम इंटरवल में क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इन जनरल लिखें तो क्या, माइनस डेल एक्स बाई डेल टी। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? डेल एक्स की जगह पे C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें C2 और C1 की कंसंट्रेशन दे रखो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और T1 और T2 की कंसंट्रेशन दे रखी हो, ठीक है। ये था एवरेज रेट, ओके। जनरली हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे माइनस डेल एक्स बाई आर एवरेज इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी। इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का मीन्स क्या होता है? बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, ठीक है। मीन्स ये क्या है? हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्ट क्या है? प्रोडक्ट है, कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कि जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, एकदम से यहाँ पे ऐसे पूछ लिया कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा, तो ये एकदम इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, बिल्कुल स्मॉल टाइम इंटरवल में हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मान लेते हैं। समझना इसको अब बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल क्या इंस्टेंटेनियस का मीन्स एकदम से हमें पूछ लिया, यहाँ पे थे हम, ठीक है, और एकदम से यहाँ पे पूछ लिया, तो इस टाइम में हम क्या मान लेते हैं? जो डेल टी है, कि जो टाइम है वो क्या हमारा 0 है, ठीक है, मीन्स बिल्कुल कांस्टेंट है, ओके। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? कि जो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जिस पे हमें पूछा गया है रेट निकालना, उस पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हम जो कांस्टेंट जो टेम्परेचर है वो क्या मान लेते हैं? 0 कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। क्या डिनोट करते हैं हम इसको, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम जो साइन लेते हैं हम डेल की जगह पे हम डी यूज़ करते हैं, ठीक है। डेल का हम यूज़ करते हैं फॉर लार्ज चेंज के लिए, किसके लिए, फॉर लार्ज चेंज के लिए, एंड डी का यूज़ करते हैं हम स्मॉल चेंज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से कंसंट्रेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगी, C2 concentration is more, C2 minus C1 by T2 minus T1, and that total is C2 minus C1 को हम लिख सकते हैं del x, सॉरी dx, स्मॉल चेंज की बात हो रही है ना, और बाय dt, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा R इंस्टेंटेनियस, ठीक है। जैसे एवरेज में हमने किया था ना, del x बाय del t R एवरेज, है ना। यहाँ पे क्या था हमारा -C2 माइनस C1 और यहाँ पे T2 माइनस T1, ये क्या था एवरेज में, ठीक है। एवरेज में तो हम नॉर्मल, जैसे कि हमें इस टाइप से दिया था, ये डिक्रीज होती जा रही थी कंसंट्रेशन, ओके, और हमें यहाँ से यहाँ तक की एवरेज निकालनी थी। तो जितनी भी कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टाइम के साथ साथ हम उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उसको टाइम्स इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होएगा, इंस्टेंटेनियस रेट में जो टाइम है वो क्या हम क्या लेके चलते हैं, उसको हम जीरो जूम करके चलते हैं, ठीक है, कि जो टाइम में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टाइप से C2 माइनस C1, ये क्या है कंसनट्रेशन, ये क्या है टेम्परेचर, दैट इज नोटेड बाई del x बाय del t, आर इंस्टेंटेनियस रेट, ओके।